नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और शनिवार को भी अपनी आरबीएससी की क्लास रहती है। तो आरबीएससी में कक्षा 6 की पुस्तक को पूरा निचोड़ के साथ में अपन पढ़ चुके हैं और कक्षा 6 की पुस्तक अब तक की 10 क्लासेस में कंप्लीट हो गई है। आज ये 11वीं क्लास है और ये कक्षा 7 के अध्याय 1 से संबंधित है, यानी पहला जो चैप्टर है उस पर आधारित है। कुछ जितने भी फैक्ट आरबीएससी में दे रखे हैं वो तो सारे शामिल अपनी क्लास में होते ही है। इसके अलावा जो आवश्यक जानकारी होती है उसको भी शामिल किया जाता है। सबसे पहले एक सूचना साथियों कि अब 3 दिन आपके क्लास नहीं आएगी। क्लास नहीं आएगी का मतलब है मेरी क्लास नहीं आएगी, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मैं क्रिएटर कार्निवल का हिस्सा बनने जा रहा हूं, जो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिएटर कार्निवल होने वाला है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो दर्ज होगा, तो उसका हिस्सा बनने जा रहा हूं। आप सबकी शुभकामनाओं के साथ में यहाँ तक का यह सफर तय हुआ है। तो 3 दिन मेरी क्लास नहीं आएगी, बाकी क्लासेस आपकी यथावत रहेगी। नरेंद्र दान जी की हिंदी की क्लासेस भी आएगी और आपके साइंस की जिस हिसाब से शेड्यूल है वो साइंस की क्लासेस भी आएगी। मेरी क्लास नहीं आएगी, मेरे वीडियो जरूर आएंगे, लेकिन मेरी क्लास नहीं आएगी। क्लास आएगी वापस आपके समझो ना, रवि सोम मंगल की छुट्टी, बुधवार से आपको मेरी क्लासेस वापस रेगुलर मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें और जितना पढ़ाया है उसका रिवाइज कर लें और धैर्य का परिचय जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। अच्छा, आज इस पे भी क्या समस्या है? ठीक है, आ गई अपनी स्लाइड अपने सामने। ये भी थोड़ा सा क्या है कि आज देख रही है स्लाइड भी कि मैं छुप जाऊं थोड़ी सी। ठीक है, आज की जो कक्षा 7 का पहला चैप्टर है, अब वो कई विद्यार्थियों को लगेगा सर भूगोल से संबंधित है, भूगोल बदलने वाला है। देखो, ये भूगोल बदलने वाला है कहते कहते अपन को 2 महीने हो गए। और 2 महीने मैंने आपको जब जिस दिन जिलों की घोषणा हुई थी तभी मैंने कहा था कि ये ऐसी चीजें हैं जो आप ये सोच रहे हैं कि आज घोषणा की कल बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अभी भी इसमें कम से कम 6 से 8 महीने लगने हैं। अब जब इतनी चीजें लगनी है और बीच में एग्जाम जितने भी होंगे बीच में इस दरमियान, तो वो सारे यही भूगोल पढ़ना है। तो अपन भूगोल के इन चैप्टर्स को भी शामिल कर रहे हैं और इसमें ज्यादातर चीजें ये समझने लायक है। यदि जिले कोई परिवर्तन होते हैं और वन और वन्य जीव से संबंधित, तो हम उसमें संशोधन करके अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो इस मानसिकता से अब थोड़े से आपको समझदार हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आप खुद भी समझदार हो, आप देख पा रहे हो अभी तक कोई उठापटक नहीं नजर आ रही है कि हाँ कल बदल जाए परसों बदल जाए, है ना। तो इसे पढ़ना जरूरी है। जैसे कि अब आने वाले जितने 6-8 महीने में एग्जाम होंगे तो वो तो आपके इसी डेटा पर होने हैं। तो आपको अपनी मानसिकता को थोड़ा सा सेट कर देना है। आज का ये जो चैप्टर है बहुत अच्छी तरीके से आरबीएससी में वन और वन्य जीवन वगैरह इसके बारे में दे रखा है और अपन समझते हैं इनको और भी अच्छे तरीके से। सबसे पहले ही चीज दे रखी है, एक बालक है ईशान नाम का, वो कुछ सवाल पूछता है और वनों के महत्व के बारे में जानता है। उसके बाद में जो है वनों से ईंधन, इमारती लकड़ी, तेंदुपत्ता, गोंद, खस आदि प्राप्त किए जाते हैं, यानी जड़ी बूटियां, औषधियां। उसमें से पूरे पेज में से लगभग आधे पेज से ज्यादा है, उसमें से मुझे जो इंपॉर्टेंट लाइन लगी जो एग्जाम की दृष्टि से, बाकी तो देखो बातचीत को शामिल करने से क्या मतलब, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वो आपकी यही लाइन है कि वनों से क्या प्राप्त होता है, ईंधन प्राप्त होता है, लकड़ियां प्राप्त होती है, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता क्या काम आता है, तेंदुपत्ता बीड़ी वगैरह बनाने के काम आता है। तेंदु के फल को टिमरू कहा जाता है, ठीक है ना, वागड़ का चीकू कहलाता है। गोंद, गोंद जो है ये तो गोंद वैसे बहुत सारे पेड़ों से प्राप्त होता है, लेकिन राजस्थान में चौहटन गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो विरात्रा माता के लिए भी प्रसिद्ध है। खस, खस जो है एक तरह की सुगंधित घास भी होती है खस। तो ये सारी चीजें, जड़ी बूटियां वगैरह, ये सब वनों से प्राप्त होती है। भाई पहले जमाने थे भी टाइम मत जाओ, मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता जन मार्शा घालता कि वनों से हमें क्या लाभ है, कि वना हमें धमकाते हैं, वना हमें जो है हमारी सुरक्षा करते हैं, वना हमें ऐसे ऐसे भी कर देते मारवाड़ी या नहीं, मारवाड़ी में तो यूं भी कर सका। चलिए, वनों के प्रकार ये दे रखे हैं आपके। वैसे इसे कहा जाता है प्रशासनिक दृष्टि से वर्गीकरण, ठीक है ना, इसे प्रशासनिक वर्गीकरण कहा जाता है। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण कहलाता है ये। वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण को मतलब 3 आधार पे बांटा जाता है, ये सही है, बिल्कुल दे रखा है इसके अंदर, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब इन चीजों को ही समझना होता है, कई बच्चे यहीं पे गलतियां करते हैं। देखो, आरक्षित वन का मतलब क्या है, यानी कि इस तरीके से ध्यान रखना कि यहां पे इनको मिला हुआ आरक्षण मिला हुआ है, आरक्षण मिला हुआ है यानी कि पूरी तरीके से
सरकारी नियंत्रण है, सेफ है, कोई छेड़छाड़ इसके अंदर नहीं की जा सकती। आरक्षित वन, सुरक्षित वन को रक्षित वन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। सुरक्षित वन यानी कि कुछ परमिशन के बाद में कटाई भी होगी, पशु चराई भी होगी, और कुछ तो होंगे नियम होंगे, और कुछ जो है ऐसे कर सकते हैं। अवर्गीकृत यानी कि कोई नियम वगैरह कुछ नहीं है, दावे जो मतलब मर्जी पड़े जो पशु चारण करो और मर्जी पड़े जो ही लकड़ियां काटो, बस इतनी सी मानसिकता को सेट करना है, इतना सा कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखना है, और आपके इनमें से प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। अब आते हैं कुछ डेटा पर कि आरक्षित वन, देखो सरकारी नियंत्रण, इसको कर देना आप पूर्ण सरकारी नियंत्रण, ठीक है, यानी पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में तो होगा, पशुचारण और लकड़ी काटने पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा, यानी नहीं काट सकते। ऐसे वन जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनके अंदर लकड़ी कटाई वगैरह कोई परमिशन नहीं होती है, पशुचारण की यानी कि पशुओं को चराने की भी परमिशन नहीं होती, पूरी तरीके से रिजर्व होते हैं, वो आते हैं आपके किसके अंदर, ये आरक्षित वनों के अंदर। कुल वन क्षेत्र का ये 1/3 भाग रखते हैं, ये तो लैंग्वेज है आपकी आरबीएसई पुस्तक की कि कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 रखते हैं, इसको लगभग में मानना, ठीक है, 1/3 फिक्स नहीं है कि हाँ 33% ही होगा, ऐसा नहीं है, लगभग में मानना। एक्चुअल आंकड़ा जो है उसका वो है 37.05%, आरक्षित वनों का आंकड़ा है 37.05%, ठीक है। आते हैं सुरक्षित या रक्षित, इसे रक्षित वन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। सुरक्षित या रक्षित वन सरकारी नियंत्रण में होते हैं ये, लेकिन पूर्ण नहीं आएगा यहाँ, ठीक है ना, सरकारी नियंत्रण में होते हैं पूरी तरीके से, लेकिन कुछ हद तक पशुचारण और लकड़ी काटने की छूट होती है। अब ये छूट कैसे, परमिशन, विद परमिशन आप ये चीज कर सकते हैं, जहां पे आपको परमिशन दी जाए, यूं नहीं मर्जी पड़े तो नहीं कि आप परमिशन लेता रहा, ये बात नहीं है, ठीक है। कुल वन क्षेत्र का आधे से अधिक, यानी जितना कुल वन क्षेत्र है, जितने कुल वन है पूरा ही 100% है, उसमें से आधे से अधिक जो है ये हिस्सा रखते हैं सुरक्षित वन, यानी कि 56.49 हिस्सा रहता है इसका, ठीक है, तो ये यहां पे रहेगा। अब यदि ऐसा देखा जाए, कई बार पूछते हैं कि ये ज्यादा कहां है, तो आरक्षित वन ज्यादा जो है उदयपुर के अंदर है, फिर ये सुरक्षित वन 12 के अंदर है, और अवर्गीकृत बीकानेर में जाता है। अब अवर्गीकृत क्या है, किसी तरह का कोई प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं, जहां खुले मतलब ऐसे ही सूना पड़ा है, कहीं भी कोई रोकने वाला नहीं है, जाके लकड़ी भी काट सकते हैं और पशुओं को भी चरा सकते हैं, तो वो चीज कहलाती है अवर्गीकृत वन में, और ये ज्यादा है बीकानेर के अंदर, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें, ये लगभग 7% के करीब है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें। अब ये चीजें जल्दी चेंज होने से भी इतना प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आरक्षित वन के अंदर आखिर में वही आएंगे, सुरक्षित वन के अंदर आखिर में वही आएंगे, ठीक है। वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, लैंग्वेज बड़ी दे रखी है इसके अंदर भी, लेकिन इसमें से जो पढ़ने वाली चीज है, मेरी क्लास के बाद में आप आरबीएसई की किताब किसी के पास है तो आप पढ़ के संतुष्टि कर सकते हैं। मैं खुला चैलेंज करता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद में आपने यदि आरबीएसई की ये पुस्तक जैसे कक्षा 7 की मैं कहकर पढ़ा रहा हूं, इसको नहीं भी पढ़ी है ना, तो भी आपके सवाल बाहर जाने वाला नहीं है। और इसके बाद में आरबीएसई की टेस्ट सीरीज आपको दे दी है, उससे अभ्यास कर लेना, उसमें व्याख्या के रूप में, और ये जैसे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट डालता हूं इस क्लास के अंदर भी, वैसे ही टेस्ट सीरीज में भी एक्स्ट्रा फैक्ट डाले भी हैं। आज 12 बजे तक तो वैसे इसका अंतिम ऑफर है, तो ये 55 में मिलेगी। इसके बाद में ये रेगुलर प्राइस 79 में मिलेगी, वो भी लागत ही है। यदि कोई अन्य प्लेटफॉर्म होता तो 400-500 नॉर्मल प्राइस होती इसकी, लेकिन हम सेवा के उद्देश्य से दे रहे हैं कि हर विद्यार्थी जिसकी इच्छा है कि अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास पटना मॉडल वाले पे काम करके सिलेक्शन लेना चाहिए, उनके लिए सुलभता है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में आरबीएसई की पुस्तक है, उससे टैली भी कर सकते हो, और कई विद्यार्थियों ने की है, वो कमेंट करके बताते हैं। एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि सर हमने वो पुस्तक नहीं पढ़ी, आपने कहा है ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद में प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। यदि इन चैप्टर में से बनेगा तो ऐसे ही अपन 12th तक की किताब को पढ़ेंगे, इसमें रेगुलर रखेंगे इस सीरीज को, ठीक है, तो लगभग पूरी कवर हो जाएगी, आपका सपना साकार हो जाएगा। धरातलीय स्वरूप, भाई धरातलीय कहीं भिन्नता है वो प्रभावित करती है, जलवायु प्रभावित करती है, वर्षा की मात्रा भी करेगी और मिट्टियों की भिन्नता भी करेगी। तो ये सामान्य चीजें हैं, इनको डिटेल में जाके समझाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन में भी ये सीधे ऐसे पूछे जाएंगे, इसकी डिटेल ज्यादा नहीं पूछी जाती। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, देखो यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि भौगोलिक दृष्टि से जो वर्गीकरण है,
इसके अंतर्गत वैसे देखा जाए तो 5 भागों में बांटा जाता है, लेकिन आरबीएससी की आपकी एक किताब के अंदर इसमें वर्गीकरण दे रखा है 3, ठीक है, जिसमें दे रखा है उष्णकटिबंधीय कटिले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अब इसमें एक तो मिश्रित पतझड़ वन रह जाते हैं और एक आपके रह जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय ये शुष्क सागवान वन ये रह जाते हैं, ठीक है ना, शुष्क सागवान वन रह जाएंगे। क्लियरिटी थोड़ी सी सेट कर देता हूं मैं। तो शुष्क सागवान वन रह जाते हैं और आपके ये 2 वर्गीकरण इसमें से बाकी रह जाते हैं। तो इसमें क्या है, उष्णकटिबंधीय कटिले वन दे रखा है और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। अब मिश्रित पतझड़ वन और होते हैं, वो भी वर्गीकरण इसमें आरबीएससी की पुस्तक में नहीं दे रखा है। वैसे अपन रेगुलर क्लासेस जैसे आपके जो भी एग्जाम की मैं क्लासेस ले रहा हूँ उसके सिलेबस में है, तो उसमें भी मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें भी मैं वो चीज भी देता हूँ आपको। यहाँ पे ये आरबीएससी के आधार पे है ना, तो अपन एक बार इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, जैसा कि इसका नाम है कंटीले वन। अब कंटीले वन यानी कि कांटे होंगे। अब कांटे होंगे, कांटे कौन से पौधों में अधिक होते हैं, जहां पे वाष्पोत्सर्जन कम करना होता है पौधों को, वहां पे कांटे होते हैं, ठीक है ना। तो देखो राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क यानी कि यहाँ पे वर्षा होगी कम, ठीक है। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर, यानी कि आप देखोगे शेखावाटी का बेल्ट है और पश्चिमी राजस्थान का बेल्ट है। शेखावाटी और पश्चिमी राजस्थान, देखो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये सारा पश्चिमी राजस्थान आ गया। नागौर चलो मध्य में है, चलो कोई बात नहीं, जोधपुर वगैरह ये सब पश्चिमी, ठीक है, जालोर। और चूरू, सीकर, झुंझुनू ये आ गया शेखावाटी। तो शेखावाटी और पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये ज्यादा है। मुख्यतः इसके अंदर रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, कैर, नीम, कैक्टस वगैरह ये पाए जाएंगे। अब खेजड़ी भी आप सबसे ज्यादा देखते हो तो कहां पाई जाती है, शेखावाटी में। शेखावाटी के बाद में पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें इन वनों के अंदर ये आएगी। अब इन्हें मरुद्भिद भी कहा जाता है, और मरुद्भिद कहेंगे या तो यहां कहेंगे जीरोफाइट्स, ठीक है, ये चीज मैंने पढ़ा रखी है पहले भी। जीरोफाइट्स भी कहा जाता है या मरुद्भिद कहते हैं। मरुद्भिद वनस्पति कहां पाई जाएगी, पश्चिमी राजस्थान में, जहां पे वर्षा कम होगी, ठीक है। विशेषताएं, अब इन पौधों की क्या विशेषताएं होगी, इन वनों की विशेषताएं क्या होगी। देखो यहाँ पे एक तो तापमान होगा ज्यादा और वर्षा होगी कम, तभी कंटीले वन, इसीलिए मैंने कंटीले से बताया आपको। पत्तियां छोटी होगी, और पत्तियां छोटी होती है और कांटों में बदल जाती है। तो कांटे हैं, कांटे होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जल बचता है, ठीक है। जड़ें गहराई तक जाती है, और जड़ें तो गहराई तक जाएगी तभी तो पाताल से पानी को खींचेगी भाई। खेजड़ी और यहाँ पे क्यों रह पाती है, क्योंकि जड़ें गहराई तक जाती है। तो इन पौधों की जड़ें गहराई तक जाएगी क्योंकि ऊपर पानी इनको ऊपरी सतह पे मिलने वाला नहीं होता है। ये इसकी विशेषताएं रहती है। अब बात करते हैं अपने राज्य वृक्ष खेजड़ी की। थोड़ी सी डिटेल दे रखी है इसमें, थोड़ी सी डिटेल अपन पढ़ लेते हैं साथ में। खेजड़ी मैंने राज्य प्रतीक चिन्ह पढ़ा है तो मैंने पूरा पढ़ा रखा है। किसी विद्यार्थी को प्रतीक चिन्ह पढ़ने हैं तो स्पेशल प्रतीक चिन्ह की ग्रेड 3 के समय क्लास ली थी। यूट्यूब पर सर्च बार में लिखे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और आगे लिखे जीजीडी, सीधे पहले नंबर पे क्लास आपको मिल जाएगी। इतनी अपने यूट्यूब वाले से सेटिंग होगी, ठीक है, कि कोई भी टॉपिक कोई विद्यार्थी लिखता है उसके आगे जीजीडी लिख दे तो उसे पहले या दूसरे नंबर पर क्लास दे दी जाए। तो यूट्यूब वाले भाई साहब बोले कि हाँ ठीक मार साहब कर दा है, ही तो काम कर रहे हो, मैं ही तो कर सका के बता सका, ठीक। तो थान जिन्हें भी इच्छा हुआ प्रतीक चिन्ह डिटेल में पढ़ने वे बटू पढ़ सके। राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ठीक है। राज्य वृक्ष है और वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको इसी क्लास में कि इसके पत्ते को, इसकी पत्तियों को लूम कहा जाता है, इसके फल को सांगरी कहा जाता है, सूखने के बाद फोका कहा जाता है, इसको सिमलो, झांटी वगैरह नाम से जाना जाता है, दशहरे पर इसकी पूजा की जाती है। ये सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, हालांकि मैंने बता दी है आपको, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो वाली क्लास देख लेनी चाहिए। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प कहलाता है, इसका कलर होता है हिरमिच, ठीक है। अब मैं आरबीएससी की किताब के आधार पर पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इसकी ज्यादा डिटेल इतनी नहीं बताऊंगा। यहाँ राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीक ये नहीं दे रखा आरबीएससी में, लेकिन अपन को पता है, पूछते हैं। राजस्थान की मरुशोभा आदि कहा जाता है। टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, और बंदूक की जो बट बनाई जाती है कुंदा, वो इसकी लकड़ी का बनाया जाता है, ठीक है ना। जरूल नामक चूहा यहाँ इसको नुकसान पहुंचा रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको इस क्लास में नहीं बताऊंगा, ठीक है।
इसके लिए आप डिटेल वाली क्लास देख लेना, हालांकि मैंने बता दी है। ठीक है, सेवण घास, सेवण घास में गोडावन अंडे देता है, गोडावन की शरण स्थली कहा जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको इस क्लास में नहीं बताऊंगा। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली पौष्टिक घास होती है, घासें भी पौष्टिक होती है, हालांकि मैंने कभी खा के नहीं देखी, लेकिन खाते कौन है? पशु खाएंगे ना भाई, पशुओं को भी तो पौष्टिकता चाहिए। अपन क्या पशुओं से दूध वगैरह अपन लेते हैं, तो अपन को फिर पौष्टिक कहां से मिलेगा आहार? तो वो है पश्चिमी राजस्थान में और भी पाई जाती है, जैसे दामन है वगैरह, ये सारी घासें, करड़ अंजन वगैरह, ये सब पौष्टिक घासें हैं। ठीक है ना, कभी देखना, टेस्ट करिए। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, यानी कि मानसून पे डिपेंडेंट रहेंगे। ग्रीष्म काल में इनकी पत्तियां गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द आ गया है पतझड़, पतझड़ यानी पत्ता जड़। ठीक है, पत्ता जड़ेंगे तब क्या होगा? पतझड़, तो पत्तियां गिरेगी। ये मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, मारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, देखो मैदानी भाग है ज्यादातर देखोगे ना तो नदियों वाले भाग है, मैदानी भाग है। जिले रटने की जरूरत नहीं है, उसमें देखना कि जिले के अंदर कौन सी भौगोलिक स्थिति सेट बैठ रही है। जैसे मैंने आपको उसमें भी बताया कि शेखावाटी और पश्चिमी राजस्थान, यहां पे भी ध्यान क्या देना है? देखो ज्यादातर आपको दिखेंगे मैदानी भाग वाले जिले, बस हो गया काम। प्रमुख वृक्ष कौन कौन से होंगे? सारे आगे इसमें, सागवान आ गया, बरगद आ गया, तेंदू, सालर, महुआ, गुलर, धोक। राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो वृक्ष है ना, वो धोखा है। धोखा वो नहीं, धोखा, ये धोकड़ा जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, राजस्थान में सबसे ज्यादा धोकड़ा पाया जाता है। राजस्थान में धोखा भी बहुत पाया गया। जब आप पढ़ोगे, इतिहास पढ़ते हो, तो राजस्थान में बहुत सारे गद्दार हुए हैं, राजाओं को हराने वाले बीका दैया, बावले पवार वगैरह बहुत सारे गद्दार हुए हैं। ठीक है ना, तो धोखा भी बहुत मिला है राजस्थान में, और धोकड़ा भी बहुत मिलता है। ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि ये सभी पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये सब इनकी लकड़ियां, मतलब इमारती लकड़ियां होती है, और लकड़ियां बड़ी मजबूत होती है इनकी। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के चीजें हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखो अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब सदाबहार, ठीक है, हमेशा बहार रहे, तो यानी हमेशा बहार कहां रहेगी? जहां पे हरे भरे रहेंगे हमेशा। अच्छा, हरे भरे कहां रहेंगे? आबू पर्वतीय क्षेत्र में अधिक, माउंट आबू वाली जगह। ठीक है, यानी कि वहां ठंडक भी होगी, वहां वर्षा भी अधिक होगी, तभी तो सदा हरे भरे रहेंगे। तो वो ये पहाड़ी ऊंचाई वाले भागों में अधिक पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष में आम, बांस, सागवान, और वैसे तो माउंट आबू में 830 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। माउंट आबू क्षेत्र में वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है ना, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान की वैष्णो देवी कही जाने वाली अधर देवी, जो हमारी भी कुल देवी है, तो अधर देवी अर्बुदा माता का मंदिर है। हम लगभग साल में 1-2 बार जाते हैं वहां, और आप भी कभी जाएं, दर्शन करके आए। इसके अलावा आपके ये चीज, क्योंकि ये फ्री स्पेस को कवर करने के लिए ये दे रखा है इसी पार्ट में सबसे लास्ट में। ठीक है, खेजड़ी से संबंधित थी, इन्होंने इसमें यहीं पे शामिल कर दिया, आपने इसको यहीं पे पढ़ लेते हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में अब अमृता देवी बिश्नोई, और अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित जो प्रकरण हुआ था वो कहाँ हुआ? खेजड़ली में। और इस प्रकरण को अपन बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़े हैं, और रामोजी बिश्नोई आभार ट्रिक से बताया था। आशा भागु रत्नी, जो इनकी पुत्रियां थी, किसकी? अमृता देवी बिश्नोई की, वो भी यहाँ पे शहीद हुई थी। ठीक है, तो उसी के बारे में देखो, ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। अब राजा कौन था उस समय? अभय सिंह थे ना, हाँ, उनके द्वारा भेजे गए वो थे। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर बलिदान दिया। अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में एक मृग उपवन यहाँ स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। ठीक है, और ये स्थान जो है खेजड़ली, माता अमृता देवी बिश्नोई की जो है वहां पे जो स्मृति शेष है, वहां पे इनके जो स्मारक है, वो चीजें मैंने आपको वहां जाकर स्पेशली बताई है, जाकर स्पेशली वीडियो बनाकर बताया था आपको ये चीजें। तो वहां पे आज भी अमृता देवी बिश्नोई की जो मतलब जहां पे समाधि है, वहां पे आज भी कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी है, और लोग जाकर वहां मिट्टी से तिलक करते हैं। ये राजस्थान की संस्कृति है। तो ये चीज है, आप सभी को ये स्टोरी पता है वैसे। फिर चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा वगैरह, वो सब बाद में, पहले ये था। ठीक है, वो उत्तराखंड का है, वहां पे चिपको आंदोलन। तो ये यहाँ पे ये शहीद हुए थे, और
बिश्नोई संप्रदाय के अंदर, बिश्नोई समाज के अंदर एक कहावत भी है कि सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो मार, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो मार, कि एक रूख यानी एक पेड़ के लिए एक सिर चढ़ाना पड़े तो भी वो सस्ता है, ठीक है ना, महंगा नहीं है। वो भी डील कैसी है, वो सस्ती डील है, इसीलिए तो ये बलिदान दिया। आज अपन के अगर अंगुली का थोड़ा सा मतलब कट लगाने कह दे तो मौत अजय अपन, ठीक है, हाव चेतिम तो नहीं लगा सका, हकीकत बात है, अब करके देख लेना, ठीक। तो ये चीजें हैं, ये इसके लिए त्याग, प्रेम, बलिदान की भावना अंदर से आनी चाहिए, कोई भर नहीं सकता इसको, ठीक है ना। चलिए, अब वैसे मेरे जाने का समय हो गया है। ये टेस्ट सीरीज के बारे में मैं बता चुका हूं आपको, बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब कैपेसिटी पूरी हो जाएगी तो सीधी बात है कि सोल्ड आउट का टैग लगा देंगे, भी उसके बाद में चालू नहीं होगी वापस, फिर जिसने ले ली उसने ले ली, जिसने नहीं ली वो मौज करो, ठीक है, राज रोछा नहीं बगी मौज करो बिंग बात। तो ये है, अपने जीजीडी ऐप पर ही है टेस्ट सीरीज, बाकी भी अन्य टेस्ट सीरीज भी है टॉपिक वाइज, वो जाके देख लेना जिसको जो उपयोगी लगती है। सिर्फ लागत मूल्य लिए वहां से, ताकि स्टूडेंट सीरियस रह सके और हमारी टीम का जो खर्च है वो निकल जाए और हम इसे साल भर मेंटेन कर सके, बस, बाकी कोई उद्देश्य नहीं। और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ सारी निःशुल्क दी जा रही है, क्लासेस यूट्यूब पे निःशुल्क दी जा रही है, अपना कोई पेड कोर्स नहीं है, अपनी जितनी क्लासेस आज दिन तक आई, जितने कोर्स करवाए सारे के सारे यूट्यूब पर फ्री करवाए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।